हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई मस्ती में कर रहे होंगे। आज हम अगेन आपके पास आ गए हैं। आज आप जानते ही हो कि अपना टारगेट है कि हम लोग बोर्ड की वो जो मोस्ट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं उनको देखें। और आज हम लोग तीसरी सीरीज में लेक्चर 3 देखने वाले हैं। और आप देख ही रहे होगे फिजिक्स हम लोग एनसीईआरटी यूनिट 2 होगा, चैप्टर 3 होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा प्रतिरोध के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम नियम की सीमाएं, ओम का नियम क्या होता है, ओम नियम का सत्यापन क्या होता है। ये बेसिक लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। आज हम लोग बेटा थर्ड पार्ट देखने वाले हैं और ये अभी इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। हमारे भी जीवन में बहुत सारे रेसिस्टेंस प्रतिरोध हमारे जीवन में आते हैं। और मैं हर बार की तरह यही बोलूँगा कि जो भी बच्चे इंग्लिश या हिंदी मीडियम कोई भी हो, सभी के लिए वीडियो होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और यदि आपको लगता है कि हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो बताया जा रहा है बहुत क्लियरिटी में है, तो आप लोग इसको कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। क्योंकि आप मेरा मोटिवेशन जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, कुछ पूछते हो, कुछ बताते हो, तो मैं मोटिवेट होता हूँ। मुझे लगता है कि यार बच्चे एक्टिव हैं, मुझे और अच्छा पढ़ाना है, तो हम अपने में और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। प्रतिरोध क्या होता है पहले समझ जाओ। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा करता है उसे चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा करता है उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पेपर से कुछ दिन पहले, मैं 5-7 दिन पहले, ठीक है ना, आपको एक बहुत अच्छा सीरीज दूंगा जिसमें फिजिक्स के 4-5 सेट होंगे, 4 सेट, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे, एक आध दो क्वेश्चन भी हो सकेगी ना आए, लेकिन ऑल क्वेश्चंस लगभग आपके फंस जाएंगे। यदि वो 3-4 सेट आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका सभी फिजिक्स की डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये 10 से 15 के बीच में आपको देने वाला हूँ। और आप लोग बताइए कि किसको किसको रिक्वायरमेंट है पेपर की, कि सर मुझे अपना आप गेस पेपर बनाइए, मॉडल पेपर बनाइए मॉडल कोचिंग के नाम से, और हमें क्या करिए, प्रीफर करिए। आइए देखते हैं, समझते हैं। क्या बोलोगे, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये सभी लोग समझ गए। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा करता है उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा बेटा, आप लोग सभी लोग ओम्स लॉ जानते हो ना, हम लोगों ने कल निकाला था ना, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, या V इक्वल टू आर आई निकाला था हम लोगों ने। और इसको जब R इक्वल टू निकाला था तो V अपॉन क्या आया था, I आया था। हमने अभी देखा था ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड फ्लोइंग करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द एंड ऑफ कंडक्टर एंड फ्लोइंग करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम के नियमानुसार कैसे परिभाषित कर सकते हो, किसी चालक के सिरों पे आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं। ये दूसरी डिफिनेशन है। ठीक है ना, पहला डिफिनेशन क्या है, यदि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा करता है उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या हो गया, यदि किसी चालक के सिरों पे आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात
एक नियतांक होता है जिसे चालक तार का प्रतिरोध करते हैं। याद करना, इसको रेसिस्टेंस को R से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, अपने से हमसे कोई पूछेगा तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमसे कोई पूछेगा रेसिस्टेंस हो गया ना, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या हो जाएगा, फ्लोइंग करंट या इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। हिंदी में क्या लिखोगे, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने क्या बोला, इफ पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड ऑन द कंडक्टर एंड फ्लोइंग करंट I, देन रेसिस्टेंस R इज इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैंने मान लिया चालक के सिरों पे आरोपित विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो चालक का प्रतिरोध या चालक तार का प्रतिरोध V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, एक चीज समझना है बेटा, ये जो प्रतिरोध मतलब रुकावट होता है, व्यवधान होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अपोजिशन ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है ना। तो जो मेटल होता है ना, तो मेटल का रेसिस्टेंस होता है बहुत मिनिमम होता है, मिनिमम या बोल सकते हो स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है ना। और जो सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मेटल से मोर देन, मेटल से मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। और जो आप बोल सकते हो इंसुलेटर होता है, क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। इसके हम लोग बोलेंगे अधातु बोलेंगे या कुचालक बोलोगे, क्या बोलोगे, अधातु या कुचालक। उसका जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट होता है, इसका बहुत मिनिमम होता है। याद रखना, मेटल जो होता है, धातु जो होता है, उसका रेसिस्टेंस मिनिमम बहुत कम होता है। जो अर्धचालक होता है उसका जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस जो होता है, सेमी कंडक्टर जो होता है, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, मेटल से ज़्यादा होता है। और जो अधातु या कुचालक इंसुलेटर होते हैं, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी होता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब एक चीज़ और समझते हैं, SI यूनिट ऑफ R का यूनिट क्या होता है, R का SI मात्रक क्या होता है, R मतलब प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। अच्छा तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसका क्या होता है, करंट का क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर। इसको जो बोलते हैं ना, तो बताओ आप लोग जानते हो वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। इंडिकेशन में ओम देते हैं। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर या ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। अच्छा आपसे कोई पूछेगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है ना, 1 ओम हो जाएगा। कैसे डिफाइन करोगे, यदि कोई तुमसे पूछे ओम का मीन क्या होता है, यदि किसी चालक के सिरों पे आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होता है। आप क्या बोलोगे, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड on the conductor is 1 volt and flowing current is 1 ampere, then resistance of conductor is called 1 ohm, ठीक है ना। क्या बोलोगे, if potential difference applied on the conductor is 1 volt and flowing current on the conductor is 1 ampere, then resistance of conductor is 1 ohm। तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अच्छा बताओ, ये तो नॉर्मल आप समझा दोगे। अब बताओ यदि सीजीएस यूनिट कभी पेपर में पूछ दिया, सीजीएस यूनिट ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, स्टैट बोल्ट। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्थैत बोल्ट। क्या बोलते हैं, स्थैत बोल्ट, ठीक है ना। अपॉन क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, तो इसको भी बोलते हैं स्टैट एम्पियर। स्टैट एम्पियर हिंदी में बोलेंगे स्थैत एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे, बोलना चाहो तो स्टैट या एब भी बोलते हैं, एब,
स्टैट या एब क्या बोलोगे, ओम बोलोगे, स्टैट या एब ओम बोलोगे, ठीक है ना। अच्छा बताओ कितने लोग बताओगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। प्रतिरोध का बीमी सूत्र, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध का बीमी सूत्र क्या होगा, जल्दी आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कितना एक्टिव है, बता देता है। तो देखो ये बोल्ट होता है ना, तो आप बताओ, आपको बोल्ट का बीमी सूत्र नहीं पता है, लेकिन V इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो V अपॉन I होता है। तो V का क्या होता है, जल्दी बताओ, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, और यहाँ पे I चला जाएगा, ठीक है ना। V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। अब ये बताओ इसका यूनिट तो पता होगा वर्क का, ml स्क्वायर T पावर -2 होता है, ठीक है। और बताओ बेटा क्या होता है, 80 होता है ना, चार्ज का आवेश का 80 होता है और एम्पियर का A होता है, ठीक है ना। तो अब सभी को ऊपर ले जाओ, बहुत आसान है किसी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। तो देखो ये बेटा m हो जाएगा, ये देखो l स्क्वायर है ना, तो l स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो T पावर -2 है, एक ऊपर जाएगा T पावर -1 और -2 जुड़ जाएगा, T पावर -3 हो जाएगा, A पावर -2 हो जाएगा। याद रखना, यदि आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे कि ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, रेसिस्टेंस का, ml स्क्वायर T पावर -3 A पावर -2 होता है। यदि आपसे एक बात बताओ, यदि कोई पूछ दिया बोल्ट का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ V पूछेगा, तो याद रखना W अपॉन Q होता है ना। तो W का भी समझाया मैं, ml स्क्वायर T पावर -2 हो जाएगा, ये बार बार पूछता है, और चार्ज का 80 होता है, ठीक है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा बेटा, ml स्क्वायर T पावर -2 ऊपर जाएगा, -3 A पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपसे कोई विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ये सभी का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर T पावर -3 A पावर -1 होता है। ये बार बार पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से कंसेप्ट कर लोगे, ठीक है। अब एक बार बार पूछा जाता है कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द, क्या बोलोगे, फॉलोइंग फैक्टर। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको हम समझते हैं। यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी है, आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। और मजा आ रहा हो तो लाइक पे लाइक दबाइए, दोस्तों को बताइए, मिल के सब लोग पढ़ेंगे और बहुत मस्ती में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं, प्रतिरोध की डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पूछता है कि व्हाट मीन बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस से आप क्या समझते हो, एंड डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, ठीक है ना। मतलब चालक तार के प्रतिरोध से क्या समझते हो, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। याद करो यार, कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वी नो दैट, हम लोगों ने जब प्रूव किया था तो हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, कल ओम्स लॉ में आप लोगों ने R इक्वल टू निकाला था m अपॉन, ठीक है, एन स्क्वायर टाउ, और L अपॉन A निकाला था आप लोगों ने, ये निकाला था किसमें, ओम्स लॉ में निकाला था। R इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ L अपॉन A, ये R की वैल्यू होती है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। अच्छा ये क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के माध्य समय को श्रांति काल कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के माध्य समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। याद होगा ना, कल हम लोगों ने कंडक्टर बनाया था, ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जा रहे थे ना, ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे चल रहे थे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकराते हैं, और टकराने का जो इसका मीन टाइम होता है, एवरेज मीन टाइम, उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो अच्छा एक चीज़ और बताना, ध्यान देना मेरे बात को, यदि मेरे बात को आप समझ ले रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे। अच्छा ये बताओ, जैसे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उसका मोशन है। तो अब एक बात बताओ, ये रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों का माध्य समय अंतराल को शांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, याद रखना।
अब एक बात बताओ बेटा, अब यदि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इसका माध्य समय अंतराल श्रांति काल की, जो श्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम और डिक्रीज होता है। जब दे याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा। समझ रहे हो, मतलब ये आपस में टक्कर जल्दी जल्दी फिर करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को रिमेंबर रखना है। तो हम लोग देख लिए इसका। अब बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज क्लियर दैट, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। बुक में या अपने से नोट्स में लिख लेना है। हम जानते हैं कि क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर चालक तार का प्रतिरोध इतना होता है, और चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज R इज इक्वल टू M अपॉन N स्क्वायर टाउ L अपॉन A होता है। दिस इज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस पे डिपेंड करता है, ध्यान देना, R। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, और फोर्थ क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ। इतना अपने को पेपर में, देखो ये M कांस्टेंट है, ये E कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट हटते हैं ना तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती आ जाता है। अब एक बात बताओ बेटा, इफ द, क्या यहाँ पे समझ में आ गया, पहला चीज किस पे डिपेंड करता है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला पॉइंट डाल के क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, चालक तार की लंबाई पर, ठीक है ना। अच्छा बताओ, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। चालक तार का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या लिखोगे, दैट इज क्या लिख सकते हो, R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीजेड, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। यदि चालक तार की लंबाई बढ़ेगी, यदि कोई तार लंबी होगी तो उसका प्रतिरोध भी अधिकतम होगा। यदि कोई चालक तार छोटी होगी, तार छोटी होगी, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। इसीलिए कोई तार बहुत लंबा होता है ना तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन, जैसे ये वायर हो गया ना बेटा, तो ये जो एरिया होता है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ, यदि थिन वायर होगा या थिक वायर होगा, थिन वायर होगा या थिक वायर होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये मोटा वायर होगा और ये पतला वायर होगा। अब एक बात बताओ, यदि पतला होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन, अच्छा वर्डिंग क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। दूसरा पॉइंट क्या डालोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। फिर क्या लिखोगे, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। कि दूसरा आप लोग हिंदी में क्या डालोगे, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर यदि बताओ क्या हो जाएगा, यदि तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तार मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है, और पतला होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम होगा, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। पतला जो तार होता है ना उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है कम होता है। जो आप लोग याद, अगर थिन वायर होगा मतलब पतला होगा तो उसका रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है, और जो थिक वायर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को जब करंट ज़्यादा सप्लाई करना होता है, तो मोटा तार लेते हैं। जैसे अपने आसपास से जो करंट जाता है, वायर से निकलता है ना, तो मोटे वायर का यूज करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। अच्छा ये बताओ क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि बताओ जैसे इंसुलेटर हो गया, अधातु हो गया, कुचालक हो गया, उसमें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं ना, तो इसीलिए उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जिस भी पदार्थ में, जिस भी वस्तु में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन
जितना कम होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और ये जितना कम होगा उतना ये अधिक होगा, और जिस पदार्थ में जितना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे उसका प्रतिरोध उतना ही मिनिमम होता है। ठीक है, जैसे चांदी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका रेसिस्टेंस, सबसे धातुओं का कम रेसिस्टेंस चांदी का होता है, सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का होता है। ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, जब देखो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, टेम्परेचर ऑन द कंडक्टर, चालक के ताप पर। हेडिंग क्या करेंगे, चौथा, चालक के ताप पर। चालक के ताप पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, चालक का ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान कम हो जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बताओ, ये कम होगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ये रिलैक्सेशन टाइम अभी मैंने समझाया, ताप बढ़ाओगे तो ये इनका श्रांति काल का मान कम हो जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। कोई चीज गर्म होता है ना, देखते हो अपने घर में जो कंडक्टर होते हैं, टीवी होता है, जो भी अपना मशीन होता है, गर्म होता है ना, तो घर के लोग बोलते हैं बंद कर दो। क्यों बंद करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें करंट बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए जब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जब ताप घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब उस चालक में अधिक धारा प्रवाहित होगी। याद रखना बेटा, प्रतिरोध का मतलब एक ही होता है कि वो आपके धारा का रुकावट, आपके धारा को रोकता है। तो किसी चीज का प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें धारा उतनी अधिक प्रवाहित होगी, उसकी इफिशियंसी, उसकी दक्षता, क्षमता उतनी अधिक होगी। लेकिन किसी चीज की यदि क्या हो गया, प्रतिरोध बहुत ज्यादा, उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगा, मतलब उसकी दक्षता कम हो जाएगा, उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। ठीक है ना। अब आते हैं, ये बातों को आप समझ गए होंगे, अब आते हैं आपको थोड़ा समझाते हैं स्पेसिफिक क्या रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी समझाते हैं। ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया बेटा, अब आएंगे तो हम 4th लेक्चर में जब आएंगे तो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस देखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको 4th लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।